to Dukshant ji. Now our next session is media and marginalized. Has the digital media become the voice of voiceless? So now I would like to invite Arfa Khanam to start session. Thank you. सबसे पहले मैं शुक्रिया से शुरुआत करना चाहती हूँ राजस्थान का कि राजस्थान ने इतने दिनों बाद मुझे वापस बुलाया। करीब 3 साल बाद यहाँ लौटना हो रहा है पूरे कोविड। जयपुर मेरे सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है और यहाँ के लोग मुझे कई वजहों से यहाँ के लोग मुझे पसंद हैं। पहली बात तो बहुत भोले भाले सीधे साधे, अपनी सभ्यता संस्कृति जो उनका हेरिटेज है उसको संभाल के रखने वाले लोग। कई बार जब मैं विदेशों में जाती हूँ तो राजस्थानी कल्चर को ही लोग भारत का कल्चर समझ लेते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना डोमिनेंट है जो भारत, यहाँ का राजस्थान का जो कल्चर है वो कितना प्रभावी है पूरे भारत के मानचित्र पर। उतना बड़ा राज्य नहीं है जितनी बड़ी आपकी संस्कृति और सभ्यता, जो आपकी मैं कहूँगी क्रिएटिविटी की जो सीमा है आपकी, उससे इतना बढ़ा दिया आपने कि एक छोटे से राज्य का इतना बड़ा असर है कि पूरे दुनिया भर में राजस्थान की धूम है। मैं इसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ टॉक जर्नलिज्म का, अविनाश कल्ला जी का, कि उन्होंने मुझे इतने सम्मानित, इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे इज़्ज़त दी, और ख़ासकर एक ऐसे सब्जेक्ट पे जो कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है। मतलब मैं प्रोफेशनली काफ़ी आई फील वेरी पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट, that how media should cover the marginalized communities. The marginalized communities which have been on the margins of Indian democracy, society, politics, economics for the last 70 plus years. लेकिन मेरे दिल के भी ये करीब है। मैं एक कस्बे से आने वाली लड़की हूँ। बचपन से मैंने देखा महिलाओं के साथ, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ, लोअर कास्ट के साथ किस तरह का भेदभाव होता रहा, किस तरह की हिंसा होती रही। और जब मैं एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी तब हमेशा ये सोचती थी कि इन लोगों की तकलीफ़ों को कब कौन आवाज़ देगा, इन लोगों की बात आखिर कब सुनी जाएगी। मेरे परिवार में कोई भी पत्रकार नहीं है, ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बिज़नेस में हैं। मेरे पिता भी बिज़नेस में होते थे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं पत्रकारिता करना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा रोज़गार क्या होगा। क्योंकि सोचिए अब से 20-22 साल पहले पत्रकारिता को बहुत गंभीरता से भी नहीं लिया जाता था, खासकर छोटे शहरों में। तो फिर जब मैंने उनसे दोबारा इंसिस्ट किया कि मैं करना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा कि हम अखबार निकाल देंगे, यानी उन्हें लगा कि शायद मेरा कोई ये शौक़ है। तो मैं लेकिन हमेशा ये समझती थी कि जब मुझे ये नहीं पता था कि पत्रकारिता क्या होती है, तब भी मैं ये समझती थी कि जो कमज़ोर लोग हैं उनकी आवाज़ को राष्ट्रीय पटल पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जब मैं यहाँ आई, मुझे मेरा भाग्य रहा कि मुझे अच्छे अच्छे न्यूज़ संस्थानों के साथ काम करने का मौका मिला, और हर जगह ज़्यादातर मैंने देखा कि कोशिश ये की हमेशा कि मैं हाशिए के समुदाय के लोगों की आवाज़ उठाती रहूं। लेकिन ये मेरा सफ़र चलता रहा, मेरी ये कोशिश ज़रूर रही लेकिन कामयाब नहीं हुई जब तक कि मैं द वायर में नहीं आई। 2017 में द वायर से मेरा सफ़र शुरू हुआ और यहाँ जो पहला कार्यक्रम मैंने किया
उस पूरे कार्यक्रम की जो पूरी भूमिका थी वही हाशिए के समुदायों से जुड़ी हुई थी। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ छात्र बैठे हैं, समझ ना पा रहे हों कि हाशिए का समुदाय क्या होता है। देखिए, वैसे तो भारत 135-140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन हाशिए का समुदाय जब मैं कह रही हूँ तो मेरे कहने का जो मतलब है वो लोग जो कि सामाजिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो हमारी सत्ता है और जो हमारे राष्ट्रीय स्रोत हैं, जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, उनसे जानबूझकर या फिर इत्तेफाक से दूर रहे। वो लोग जिनके ऊपर जो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से जिनके पास संसाधन नहीं थे। अब उसमें क्या क्या वजह हो सकती हैं कि क्यों नहीं थे। कभी उनकी जाति एक उसमें वजह रही, कभी उनका धर्म उसमें वजह रहा, कभी उनका लिंग उसमें एक वजह रहा, कभी उनके जो गांव वाले थे वो शहरीकरण जब हुआ, आधुनिकीकरण जब हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ये तमाम लोग हाशिए पर चले गए। तो जब मैं हाशिए के समुदायों की बात करती हूँ तो मैं तमाम उन समूहों की बात कर रही हूँ जो इन तमाम वजहों से, और आर्थिक वजह भी, जैसे हमारे मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, लोअर कास्ट ग्रुप्स हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, महिलाएं हैं। बल्कि मैं कहूँगी, और पता नहीं कितने लोगों को ये बात पसंद आए, कि पिछले 8-10 साल में तो हमारे युवा जो हैं वो भी हाशिए पर फेंक दिए गए हैं। हमारे युवाओं के पास आज शिक्षा की बहुत कमी है, रोज़गार की कमी है, जो राष्ट्रीय विमर्श है, जो नेशनल डिस्कोर्स है, उससे हमारे युवा और युवाओं की जो ज़रूरतें हैं, उनके सपने, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको राष्ट्रीय पटल और राष्ट्रीय चर्चा, राष्ट्रीय विमर्श से दूर फेंक दिया गया है। तो मैं तो कहूँगी कि जो नए हाशिए का समुदाय है वो हमारा युवा है, जो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, आपकी कितने लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलता है, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, उनको वो मौका मिलता है। उनमें से वो बहुत सारे लोग जिनको ये मौका मिल जाता है कि वो पढ़ लिख गए, उसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि हाशिए के समुदाय के लोग, तो मैं इन तमाम लोगों की बात कर रही हूँ कि वो प्रभु वर्ग, वो सत्ता वर्ग, जिसके पास पारंपरिक रूप से धन, बल, सत्ता, राजनीति, अर्थ, इस सब की ताकत रही, उसके अलावा जितने लोग हैं वो हाशिए के समुदाय हैं। तो यानी कि समझ लीजिए, आपकी लगभग भारत का 80% हिस्से की मैं बात कर रही हूँ। यानी भारत के बहुसंख्यक की मैं बात कर रही हूँ। बहुसंख्या भारत की हाशिए पे चली गई है, और जो एक छोटा सा एक तबका है उसने, यानी 5% लोगों ने 95% जो हमारे भारत के जो तमाम स्रोत हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उस पर अपना कब्जा किया हुआ है। तो जब मैं वायर में आई तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की, इस कार्यक्रम की संकल्पना तैयार हुई कि उसका नाम रखा गया हम भी भारत। अब आप सोचेंगे ये क्या नाम हुआ। जब विनोदवा जी जिंदा थे तो उन्होंने कहा आप इसका नाम रखिए हम ही भारत। यानी हम असर्ट कर रहे हैं अपने आप को कि एक वो भारत जो आप हमसे छीन लेना चाहते हैं, हम ही वो भारत हैं। लेकिन फिर इस पे काफ़ी चर्चा हुई। एक बार ये तय भी हुआ कि शायद इसका नाम हम ही भारत भी रख दें, लेकिन फिर भी ये तय हुआ कि हम भी भारत रखेंगे। कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो 80-85% लोग हैं, इनको आप हाशिए पे फेंक रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम भी भारत का हिस्सा हैं, हम भी वो लोग हैं। तो इसमें हाशिए के समुदाय के लोगों की बात थी, और वो भी उस भारत की एक परिकल्पना, उस भारत का एक सपना भी दोबारा ताज़ा और ज़िंदा करने की कोशिश की जो हमसे छीना जा रहा है। यानी वो भारत जो सबका है, वो भारत जो सिर्फ एक धर्म का नहीं है, एक भाषा बोलने वाले लोगों का नहीं है, एक तरह के कपड़े पहनने वाले लोगों का नहीं है, बल्कि एक ऐसा रंग बिरंगा फूलों का गुलदस्ता, एक ऐसा फूलों का गुलदस्ता जिसमें हर फूल की खुशबू अलग है, उसका कलर भी अलग है। एक ऐसा गुलदस्ता, ऐसा नहीं होगा कि इसमें सिर्फ हरे रंग के या सफ़ेद रंग के या भगवा रंग के ही फूल खिलेंगे और उन्हीं से गुलदस्ता बनाया जाएगा। हाँ, तो फिर इसलिए हमने उसका नाम रखा हम भी भारत, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम असर्ट करें। अब इससे पहले कि मैं इस सवाल के जवाब पे आऊँ, इस सेशन का नाम है कि क्या डिजिटल मीडिया बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बन पाया है। आप लोगों का क्या जवाब है? आपको लगता है कि बन पाया है? डिजिटल मीडिया में जो हमें करना था पार्शली, मैं भी शायद इस बात से सहमत होंगी कि हम करना चाहते हैं,
लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? तो पहले हमें मीडिया की एक राष्ट्रीय तस्वीर देखनी होगी, क्योंकि देखिए जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं, और मैं आपको यहाँ साबित करूँगी कि डिजिटल मीडिया ने पिछले 8 साल में, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि भारत का एक नया इतिहास लिखा गया 2014 के बाद, मैं भी समझती हूँ कि एक इतिहास लिखने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन पिछले 8 साल को मैं एक बड़ा मील का पत्थर ज़रूर मानती हूँ कि पिछले 8 साल में इतनी चीज़ें बदली हैं। इसीलिए मैं 8 साल को एक तरह की एक कालखंड के तौर पर मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि 8 साल में मैं यहाँ साबित करूँगी कि कैसे डिजिटल मीडिया ने बेआवाज़ लोगों को आवाज़ दी। लेकिन आपसे पार्शियली इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, वो हम नहीं कर पाए या कर पा रहे हैं, या मैं कहूँगी वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम यहाँ कहा जाता है कार्य प्रगति पर है, हाँ, या कहा जाता है कि मैं नेटवर्क, हम अभी काम कर रहे हैं, अभी हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और इस सेशन का एक मकसद ये भी है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले एक राष्ट्रीय परिदृश्य देखा जाए। पिछले 20-22 साल में मैंने सन 2000 में पत्रकारिता की शुरुआत की, और पिछले 20-22 साल में जो मैंने देखा कि देश की राजनीति जिस तरह से बदल रही होती है, बल्कि मैं कहूँगी बदलने के संकेत के तौर पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मीडिया का जो रुख है, मीडिया का जो मूड है, मीडिया की जो हवा है, वो बदलने लगती है। इससे पहले कि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, आप 2013 के तमाम ब्रॉडकास्ट उठा के देख लीजिए, आप अखबार उठा के देखिए, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि देश की जनता ने उन्हें बाद में चुना, मीडिया ने उन्हें पहले चुन लिया था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आबो हवा देखनी हो, राजनीतिक खासकर, तो मीडिया को देखिए। तो अभी आज के हालात में क्या हो रहा है? आज के हालात में हमारी जो टीवी की स्क्रीन्स हैं, उन टीवी स्क्रीन से सबसे पहले ये तमाम हाशिए के लोग गायब हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर ना हमें दलित दिखते हैं, ना आदिवासी दिखते हैं, ना मज़दूर हमें दिखते हैं, ना हमें किसान दिखते हैं, ना मुसलमान दिखते हैं, ना हमें ईसाई दिखते हैं। मैं टोकन की बात नहीं कर रही हूँ कि एक दाढ़ी टोपी पहना के बिठा दिया किसी को, या साफ़ा किसी को पहना के किसानों का रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया, या मैं कहूँगी कि अभी हमारी आदिवासी राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। मैं टोकन्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंबल्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जब ये कह रही हूँ कि वो गायब हैं, इसका मतलब उनके मुद्दे गायब हैं, इसका मतलब उनके सरोकार गायब हैं। तो अपनी पूरी स्क्रीन को आप ये देखिए कि पूरी स्क्रीन से आपको सिर्फ वही सत्ता वर्ग, प्रभु वर्ग मिलेगा जो आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। वो लोग जो पारंपरिक रूप से, जिनके पास हमेशा पैसा था, ताकत थी, सत्ता थी, और देश के संसाधनों पर उनका कब्जा था। इसीलिए आप देखिए कि अब न्यूज़ एंकर्स को आप देखती हैं, वैसे तो आपको लगेगा, मैंने तो कहा कि महिलाएं भी हाशिए पर हैं। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, हम तो पूरे प्राइम टाइम में महिलाओं को ही देखते हैं, इतनी सारी न्यूज़ एंकर्स हैं, उसमें तो 50% के 80% के आसपास महिलाएं होंगी। मैं कहूँगी वो महिलाओं के शरीर में पुरुष हैं, क्योंकि उनके शरीर तो महिला हैं, लेकिन जो उनकी सोच है वो पुरुषवादी है। वो जिस तरह से उन्होंने खुद महिलाओं के मुद्दों को, यानी खुद प्राइम टाइम में महिलाओं के बैठे हुए महिला मुद्दों की जो हत्या की है उन्होंने, महिलाओं के जो मुद्दे थे उनको जिस तरह से अपने पैरों के आगे रौंदा है, कुचला है, जो सत्ता के खुद, यानी उनकी अपनी जो ताकत है वो उनकी पत्रकारिता नहीं है, उनकी जो अपनी शक्ति है वो शक्तिशाली लोगों के साथ उनकी कितनी नज़दीकी है, इससे उनको पावर मिलती है। उनकी जो शक्ति का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ देयर पावर इज देयर प्रॉक्सिमिटी टू द पावरफुल पीपल। वो ये समझती हैं कि देश के 2 या 4 जो सबसे बड़े लोग हैं वो हमें जानते हैं, वो हमें इंटरव्यू देते हैं, वो हमारे फ़ोन उठाते हैं, वो हमें मिलने का समय देते हैं, इसलिए हम ताकतवर हैं। हम इसलिए ताकतवर नहीं हैं कि छत्तीसगढ़ की कोई आदिवासी लड़की उनका कार्यक्रम देख के उनसे प्रोत्साहन लेती है, उनसे इंस्पिरेशन लेती है। इसीलिए आप देखिए कि जब आप देखेंगे प्राइम टाइम में आती हैं वो जो एंकर्स होती हैं, कोट पैंट पहन के अपने इस तरह से, आप देखिए कि पूरा आस्तीन चढ़ा बढ़ा के आप देखिए, उनकी पूरी जो भाव भंगिमा है, जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है, उसको आप देखिए।
न सिर्फ कि उसमें सत्ता नज़र आती है, बल्कि सत्ता का पूरा अहंकार नज़र आता है। तो जैसे आज हमारी सत्ता है कि हमारी सत्ता से, हमारे सत्ता के जो नीति निर्धारण जो कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग जो लोग कर रहे हैं, उससे तमाम हाशिए के लोग गायब हैं। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हमारी राजनीति में हाशिए के समुदाय के लोग, उनके मुद्दे गायब हैं, इसी तरह से हमारी टीवी स्क्रीन और हमारे अखबार के पन्नों से भी ये लोग गायब हैं। ये आज की तस्वीर है कि इन लोगों के लिए नहीं, इन लोगों के खिलाफ राजनीति हो रही है, इन लोगों के खिलाफ पत्रकारिता हो रही है, किसानों के खिलाफ पत्रकारिता, मजदूरों के खिलाफ पत्रकारिता। आपने देखा कोविड के दौर में जिस तरह से मजदूर जब जा रहे थे, कैसे उन मजदूरों को विलन बनाया गया, कैसे किसान जो अपने अस्तित्व के सवाल पर आंदोलन कर रहे थे, कहा गया कि ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये ISI से प्रायोजित हैं, इनको विदेशी पैसा आ रहा है, ये देश की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। सिर्फ ये एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री और जो मंत्री हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो किस तरह से इन लोगों के लिए नहीं बल्कि इनके खिलाफ। अब मैं सवाल पे आ जाती हूँ कि क्या जो काम गलत कर रहा है बिग मीडिया, क्या जो ऑल्टरनेट मीडिया है, बल्कि मुझे इस बात से बहुत आपत्ति है कि क्यों डिजिटल मीडिया को ऑल्टरनेट मीडिया कहा जाए। अभी मैंने आपसे कहा कि जब मैं हाशिए के समुदाय के लोगों का जिक्र कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि 80% से ज़्यादा लोग हाशिए के समुदाय हैं। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि डिजिटल मीडिया इन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये 80% से ज़्यादा जो लोग हैं, तो फिर ऑल्टरनेट मीडिया क्यों हुआ? तो वैकल्पिक मीडिया हम हुए या वैकल्पिक मीडिया वो हुआ? हम जो डिजिटल मीडिया है, जो 80% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके मुद्दों को दर्शाता है, दिखाता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है, तो मैं कहती हूँ कि आज से हम डिजिटल मीडिया को मुख्य धारा की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहना शुरू करें। आप सहमत हैं आप लोग इस बात से? आप बताइए कि जो मुख्य, यानी मैं कह रही हूँ 80% से ज़्यादा जनता को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो वैकल्पिक है और जो 10-15% लोगों को लेके बैठा है, वो भी वो प्रभु वर्ग जिसको हमारी आवाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर देश में एक भी पत्रकार ना हो तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई है ये है कि जो सत्ता वर्ग है उसके पास जो पैसा, ताकत है, उसका कैसे बराबरी से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ताकि सबके पास बराबरी से, या कहें कि जितनी भी एक रिलेटिव बराबरी आ सकती है, उतने अवसर हों और उतने स्रोत हों। अब मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको मैं क्यों समझती हूँ कि काफ़ी हद तक जो डिजिटल मीडिया है वो कामयाब हुआ है, वो अपने मकसद में कामयाब हुआ है। आपने देखा कि 2019 में जब नरेंद्र मोदी पहले से भी ज़्यादा तादाद के साथ, पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, तो उसके बाद उन्होंने सत्ता के अहंकार में किस तरह से एक के बाद एक इस तरह के कानून पास किए, इस तरह की नीतियां बनाई, इस तरह की राजनीति अपनाई, जिससे तमाम जो हाशिए के लोग थे वो और ज़्यादा हाशिए पे चले गए। क्योंकि जब मैं आपसे हाशिए का जिक्र कर रही थी तो उसमें एक क्षेत्रीय हाशिया भी है, यानी नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर का भी हमें जिक्र करना होगा, जिनके मुद्दे कभी भी जो मुख्य धारा का हिस्सा हैं वो नहीं बनते। उन्होंने 3 तलाक कानून से शुरुआत की सबसे पहले हफ्ते में 2019 में जब उन्होंने सत्ता संभाली। इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने 3 तलाक के बाद फिर कश्मीर से उन्होंने आर्टिकल 370 को किस तरह से हटाया। फिर हमने देखा कि किस तरीके से CAA कानून बनाया गया। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो किसानों के लिए जो कानून था, जो कहा गया कि किसानों के लिए कानून है और किसानों के खिलाफ कानून था, वो बनाया गया। यानी एक के बाद एक जिन समुदायों का मैंने आपसे जिक्र किया, उनके खिलाफ नीतियां और राजनीति और कानून पास किए गए। अब इसमें डिजिटल मीडिया का क्या रोल था? जो बिग मीडिया था वो कह रहा था कि भाई बहुत अच्छी बात है, आर्टिकल 370 हटा लिया गया, अब कश्मीर पहले से कहीं ज़्यादा भारत का हिस्सा बन गया है, कश्मीर का वाकई इंटीग्रेशन हो गया है, अब पूरी तरीके से भारत में मिल गया है। किसानों के लिए उन्होंने कहा बहुत अच्छा कानून है, किसानों की भलाई के लिए है। CAA के लिए उन्होंने कहा कि ये भी बहुत अच्छा कानून है, इसमें किसी की नागरिकता को कोई ख़तरा नहीं है, हम सिर्फ जो दूसरे देशों में बसे हुए अल्पसंख्यक हैं सिर्फ उनको हम बसाने की बात कर रहे हैं। यानी अगर सिर्फ बिग मीडिया होता, अगर सिर्फ ये तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया होता, तो किसानों को जो कृषि कानून बनाए गए थे वो बहुत अच्छे लगते। जो लोग CAA के प्रोटेस्टर्स आए उनको ये कानून बहुत अच्छा लगता। CAA कश्मीर में जश्न मना रहे होते।
वहाँ पूरी तरीके से सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन का लॉकडाउन करके पूरे एक राज्य को जेल में नहीं बदलना पड़ता अगर ये उनकी भलाई के लिए होता। तो अगर मुख्य धारा का मीडिया होता तो वो ये कहता कि हाँ, ये जहर ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इसे खा के तुम्हें नया जीवन मिलेगा, इसे खा के तुम्हें मौत नहीं आएगी। लेकिन चूंकि भारत में डिजिटल मीडिया भी था, हमने अपनी ये जिम्मेदारी निभाई। हमने ये बताया कि सीएए का कानून क्यों गलत है, क्यों ख़राब है, क्यों उसके कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो गलत हैं। हमने बताया कि क्यों किसानों के लिए जो कानून बनाया जा रहा है वो दरअसल कॉरपोरेट्स की, बड़ी बड़ी कंपनियों के रहमो करम पर किसानों को ला देगा। हमने ये बताया कि क्यों ये कानून गलत है, क्यों जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी ये जो कानून बनाए गए हैं, डिजिटल मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ कि कैसे ये जो दो बड़े आंदोलन हुए, किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन और दूसरे सीएए। जब आंदोलन होते हैं तो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आंदोलन का मतलब ये हुआ कि जिस मकसद से कोई आंदोलन शुरू किया गया, अगर वो मकसद पूरा हुआ तो वो आंदोलन कामयाब है, वरना वो नाकाम है। तो कहा यह जाएगा कि जो किसानों का आंदोलन था वो कामयाब था और सीएए के जो प्रदर्शनकारी थे, जिनमें बहुत सारे अभी जेल में भी हैं, वो नाकाम रहा। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि कोई भी जो जन आंदोलन होता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता। और मैं यहाँ अगले 1-2 मिनटों में आपको बताना चाहती हूँ क्यों। कोई भी, पहली बात, आंदोलन इसलिए नाकाम नहीं होता क्यों कोई भी अनैतिक जो चीज़ है, जो इमोरलिटी है, उसका विरोध किया जाता है चूँकि वे इमोरल है। इसलिए नहीं क्योंकि आज ये लिख के हमें दिया जाएगा कि आज से अगर सीएए का विरोध शुरू करेंगे तो आने वाले 30 दिनों के बाद ये कानून वापस हो जाएगा। इसलिए आंदोलन नहीं किया जाता। आंदोलन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो चीज़ अनैतिक है उसका विरोध ज़रूरी है, इसलिए विरोध किया जाता है। इस शर्त के साथ नहीं, इस गारंटी के साथ नहीं कि ये आंदोलन कामयाब होगा। आप आज़ादी का आंदोलन याद रखिए, आप हमारी आज़ादी की पहली जंग को भी याद रखिए और देखिए कि कितने साल हमने आज़ादी की जंग लड़ी, तब जाके हमें आज़ादी मिली। अगर हमारे आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि 5 साल, 10 साल, 20 साल या 50 साल में या कभी भी हमारा देश आज़ाद होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अनैतिकता का जो मुकाबला करना है वो ज़रूरी है, उसका विरोध ज़रूरी है। अब सीएए में देखिए आप, वो लड़कियाँ जिनको कि अपने घरों से निकलने की इजाज़त नहीं थी, वो लड़कियाँ जिन्होंने घर की दहलीज़ कभी पार नहीं की थी। मैंने खुद अपनी आँखों के सामने देखा कि 24 घंटे के अंदर वो लड़कियां अपने घर के किचन से प्रोटेस्ट की साइट पर आकर कैमरों के सामने राष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भाषण दे रही थी। वो कैमरों का सामना कर रही थी, बल्कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, वो कैमरों का मुकाबला कर रही थी। क्योंकि जो कैमरे वाले वहाँ पहुँचे थे वो उनके बयान लेने नहीं पहुँचे थे, वो गिद्धों की तरह पहुँचे थे, वहाँ शिकार करने पहुँचे थे कि कैसे उन्हें कोई विवादित बयान मिल जाए, कोई ऐसी बात उन्हें मिल जाए जिसको वो राष्ट्रीय स्तर पर दिखाकर और वो ये कह सकेंगे देखिए ये देशद्रोही लोग हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सीएए आंदोलन ने जो मुस्लिम लड़कियाँ थीं उनकी पूरी एक पीढ़ी को एक नए सिरे से उन्हें इस तरह से बदल दिया कि उन्हें वापस भेजना मुश्किल होगा। अब वो लड़कियाँ जो अपने किचन से प्रोटेस्ट साइट पर आ गई हैं, वो वापस किचन में जाके खाना नहीं पकाएंगी। वो पूरी की पूरी एक पीढ़ी बदली जा चुकी है। उस पीढ़ी को पूरे तरीके से अंदाज़ा है कि उसके अधिकार क्या हैं, उसको अंदाज़ा है कि उसकी आज़ादी के मायने क्या हैं, उसे पता है कि देश में किस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक माहौल हो रहा है। इसी तरह की चीज़ मैं कहना चाहती हूँ किसानों के बारे में कि किसानों ने किस तरह से, वो लोग जिन्होंने खेती बाड़ी से आगे किसी चीज़ की परवाह नहीं की। और आप यकीन जानिए, मैंने पूरा सीएए आंदोलन भी कवर किया, बहुत नज़दीक से, पूरे 100 दिन मैं टिकी रही और मैंने पूरा किसान आंदोलन भी साल भर से ज़्यादा कवर किया। और जब मैं वहाँ पहुँचती थी तो लोग कहते थे, कई बार आपने वायर पे देखा भी होगा, मुझसे कहते थे कि पूरा का पूरा गाँव द वायर देखता है। आप सोचिए, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल, मैंने कभी नहीं सोचा था 2017 में जब मैंने ये ज्वाइन किया द वायर, अपना कार्यक्रम शुरू किया, कि मैं सिर्फ शहरों नहीं, इंटरनेट माना जाता है एक प्रिविलेज मीडियम है, कि गांव देहात पहुंच जाएगा यूट्यूब। क्योंकि इतनी भूख थी, इतनी प्यास थी, इतने लोग देखना चाहते थे और जो एवरेज व्यू
जो रहते थे, मेरे 3 से 4 मिलियन, यानी अगर सोचिए 10 मिनट का कोई भी वीडियो मैं किसान आंदोलन का मैं डाल देती थी, 3-4 मिलियन लोग ऐसे ही देख लिया करते थे। और उसमें लोग जब मैं मिलती थी, छोटे छोटे, यानी आप सोचिए 18 साल के लड़के, 70 साल के बुजुर्ग, उन्होंने जब उन्हें पता चला कि उनके लिए ये एक अस्तित्व का संकट था, उन्होंने नए सिरे से देश की राजनीति को देखना शुरू किया। उन्होंने देखना शुरू किया कि उनके समर्थन में नीतियां बनाई जा रही हैं या उनके खिलाफ बनाई जा रही हैं। उन्होंने देखना शुरू किया कि देश की जो आर्थिक नीतियां बन रही हैं, क्या वो उनके लिए अच्छी हैं या नहीं। आप ये सोचिए कि वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणियां करने लगे, कमेंट करने लगे। वो देश में जो जिन नीतियों से उनका संबंध भी नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पे वो टिप्पणी करने लगे। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो दोनों आंदोलन हुए, ये सिर्फ इसलिए सस्टेन रहे, ये इसलिए हो पाए क्योंकि हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को बताया कि आपके अधिकारों के, आपकी आज़ादी के और आपके हितों के खिलाफ हैं ये कानून। तो इसलिए ये कहना, और ख़ासकर एक ऐसे दौर में जबकि तमाम तरह की जो सत्ता और जो शक्ति है वो इसके लिए इस्तेमाल की जा रही है कि इन्फॉर्मेशन बाहर ना आए, और तब उस दौर में 2 बड़े आंदोलन, 1 साल के अंदर 2 बड़े आंदोलन हुए इसी देश में, जहाँ के 90% से ज़्यादा मीडिया ग़ुलाम है, 90% से ज़्यादा मीडिया सरकार के गुणगान करता है, उसका भोंपू बन गया है। ऐसे दौर में मैं आपसे कह रही हूँ कि एक पूरी पीढ़ी ऐसे लोगों की तैयार हो गई है जिन्हें अपने अधिकारों और अपनी आज़ादियों के बारे में सब कुछ मालूम है। अब आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ कि क्या हम बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बन पाए? मैं कहूँगी काफ़ी हद तक। मुझे खुशी है, मैं अपनी पीठ ठोक सकती हूँ कि इतने कम संसाधनों के बावजूद हम हज़ारों करोड़ के जो कारोबार चल रहे हैं, जिनके साथ हर तरह का, यानी उनके साथ कॉरपोरेट पावर है, उनके साथ गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है क्योंकि उन्हीं का एजेंडा वो चलाते हैं, उनके साथ हर तरह की सत्ता लगी हुई है, धन, बल और राजनीति की सत्ता। उसके बावजूद अगर हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म या हमारे जैसे छोटे प्लेटफॉर्म्स इन 2 बड़े आंदोलनों को, जिनको मुझे लगता है कि जिन्होंने भारतीय जो लोकतंत्र है उनको नए सिरे से जिंदा किया, उन्होंने एक नई जिंदगी दी भारतीय लोकतंत्र को, इन दोनों आंदोलनों ने। और जब भी इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, उन तमाम काले कानूनों के लिए लिखा जाएगा जो कि आम आदमी और हाशिए के समुदाय के लोगों के लिए के खिलाफ बनाए गए। लेकिन इस दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन दोनों जो बड़े आंदोलन हुए उनका जिक्र भी होगा कि जब भारत के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही थी तो भारत की आम जनता खामोश नहीं थी, वो अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ी हुई, और मीडिया का एक छोटा ही तबका सही, वो भी उनके साथ खड़ा हुआ था। तो इतिहास में डिजिटल मीडिया का नाम इस तरह से जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हेलो, हम लोग 3 सवाल लेंगे सिर्फ, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। तो 3 सवाल मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि माइक पहुंचाएं। Good afternoon, ma'am. Ma'am, thank you for putting light and raising a topic about intersectionality, caste, gender, and definitely gender, and the intersectionalities of gender, of like being a woman and like coming from different class, different backgrounds, and different religions. But ma'am, I want to ask you that don't you think it's high time that we have reservations in media focusing on intersectionalities? Because like you said, that women in power, even in media houses, they don't even fetch for period leaves, which is a very basic right. Like, as a female worker, if you need to have a sustainable career, you need period leaves. You can't be bleeding and being in pain and rush to the washroom and have like, you know, just go for the medical help all the time when you're walking and you're sitting in a newsroom. But people, especially women in the media houses, will be like, no, I cannot do that because I was working as a journalist and I didn't have a period leave, so women are just being dramatic. How do we deal with this discussion? And as journalists, how do we write or frame our narratives in a way that we do get our basic rights, which still feels like a war that we still have to fight every day? If I'm getting your question right, are you saying how do we make newsrooms inclusive so Yes, that ma'am. they can... And also focus on our basic right, like periods leave, for which even few women journalists who are actually in power won't stand up. That's a huge problem, by the way. In fact, whenever I go to the field, and I'm someone who often goes to the field, and you know, the biggest problem I face is the lack of public toilets.
trust me, I mean, I'm saying this in front of so many people, that I have, there have been times where I had to hold myself back for 12 hours, 14 hours sometimes. Because, whenever you go out, there is a problem. But I think within the newsrooms, if you see, I think newsrooms are adjusting themselves to include more women. I don't think we really have a problem right now that there are not enough women or facilities for them, or for that matter, editors are adjusting to a level, because newsrooms are also part of the same society, Indian society. We cannot really expect them to be different kind of places, at islands in themselves. But still, I would say newsrooms are adjusting to the needs of women. The problem here is of not the inclusivity. The problem here is that there are not as many women as there should be in decision-making powers. We need more women in editorial boards. We need more women editors. That actually, I think, is the problem. खमागणी मैम, मैं रुचिका जैन उदयपुर राजस्थान से, और मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से टीवी मीडिया एक टाइम पर कम्पीट होता था, वहाँ पर एक कंपटीशन चलता था बहुत बड़े लेवल पे, वो एक ज़माने की बात है। आज टीवी मीडिया, आप जैसा कि आपने कहा कि 80% जनता अब डिजिटल पे शिफ्ट हो गई है, तो मेरा प्रश्न है कि क्या डिजिटल मीडिया में जिस तरह से कंपटीशन और जिस तरह से फेक न्यूज़ बढ़ रही है, तो कुछ ट्रस्टवर्दी मीडिया से जिस पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मीडियम वो है जो फेक न्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं, और जनता हमारे भारत की थोड़ी भोली जनता है। पहले ब्रिटिशरों ने राज किया और अब डिजिटल मीडिया के नाम पर बहुत फेक जर्नलिज्म भी चल रहा है। उससे कैसे हम बच सकते हैं, या फिर हम, क्योंकि आप पत्रकारिता में आए हैं, तो हम इससे किस तरह से लोगों को यकीन दिला सकें कि जो हम स्टोरीज कर रहे हैं वो सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई देखना सब पसंद नहीं करते, सबको मिर्च मसाला आज भी चाहिए, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या टीवी मीडिया हो या न्यूज़पेपर हो या कुछ भी हो। थैंक यू सो मच। अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मेरी फिक्र ये नहीं है कि डिजिटल मीडिया में खासकर फेक न्यूज़ बढ़ रही है। मुझे लगता है कि फेक न्यूज़ इन जनरल बढ़ रही है, बल्कि फेक न्यूज़ के आगे हम बढ़ गए हैं। वैकल्पिक तथ्यों का दौर है, ऑल्टरनेट फैक्ट्स, जिसमें लोगों के दिमाग को रिग किया जा रहा है इस तरीके से कि उनको एक अलग तरह का इतिहास, एक अलग तरह के तथ्य, एक अलग तरह की विचारधारा के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये सब कुछ क्योंकि सच की बुनियाद पे नहीं हो सकता। इतिहास में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। जो बुरी लगती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें ना पढ़ें, और जो अच्छी लगती हैं वही आप उन्हें पढ़ें, लेकिन एक अलग तरीके का इतिहास, एक अलग तरीके का वर्तमान भी बताने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो फेक न्यूज़ की समस्या है वो सिर्फ डिजिटल मीडिया की नहीं है। आपकी बात में थोड़ा सा वज़न इसलिए है क्योंकि डिजिटल में ये ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप बिना लाइसेंस के एक यूट्यूब चैनल शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इतना ही आसान है उस फेक न्यूज़ को रिपोर्ट करना, बजाय इसके कि अगर टीवी पे आप फेक न्यूज़ देखते हैं तो आप किस किस दर भटकेंगे ये बताने के लिए कि आपने फलां बड़े चैनल पर फेक न्यूज़ देखी थी। कम से कम आपके पास ये चारा तो है कि आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रही हैं, आप ट्विटर पे देख रही हैं, आप कम से कम रिपोर्ट कर सकती हैं इसको। लेकिन बहुत मुश्किल है कि अगर जो ये अपना तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, इसको रिपोर्ट करने कहाँ जाएं, और ख़ासकर जो ये वैकल्पिक तथ्य, अगर वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर उन्हें सूट कर रहे हैं, उनके हितों को साधने के लिए एक अलग तरह का एक अलग यूनिवर्स बनाया जा रहा है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो मेरी फिक्र की ज़्यादा वजह है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है और उसको ताकतवर लोगों का समर्थन है। ले लेते हैं इनका सवाल भी ले लेते हैं लास्ट। धन्यवाद। हम तीसरा सवाल नहीं लेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सवाल होना चाहिए, वो कई बार कॉन्वर्सेशन या सीख में तब्दील हो जाता है, तो ऐसा ना करें। हम 3 सवाल लेते, लेकिन इतने लंबे लंबे सवाल पूछे गए कि हम 2 पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनंत कुमार जी से कि स्टेज पर आएँ और आरिफा मैम को प्लीज आस्क। यस, ब्रीफ में क्विकली। यस ऐश्वर्या, नाइस टू मीट यू। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से आई हैं? सीताराम नगर कच्ची बस्ती से।
तो जो डिजिटल मीडिया है वो एक सोर्स है कि हम अपने राइट्स को जान सकते हैं उससे, बट जो पेट्रियार्की है, जो पितृसत्ता है, वो वुमेंस को रोकता है ये चीज़ करने के लिए। तो हमारी बस्ती में बहुत सारी वुमेंस ऐसी हैं जिनके पास खुद के फ़ोन नहीं है, और हैं तो भी कीपैड हैं। बहुत ऐसा कम चांस है कि जिनके पास वैसे अच्छे फ़ोन्स हों। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा मतलब ऐसा कौन सी चीज़ हो कि जिससे उन वुमेंस को भी डिजिटल मीडिया और इंटरनेट का बहुत अच्छा equality मिल सवाल है सके। ऐश्वर्या, आपका सवाल पूरी तरह समझ गई मैं। देखिए, पितृसत्ता एक ऐसी चीज़ है जिससे आप भी लड़ रही हैं वहाँ बैठकर, मैं यहाँ स्टेज पर हूँ, मैं भी लड़ रही हूँ पितृसत्ता से। मैं तमाम यहाँ जो मौजूद लड़कियाँ हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पितृसत्ता से हमारी लड़ाई 500 साल पहले भी थी और मुझे लगता है 500 साल भी बाद भी नहीं जाएगी। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि हम अपने को ऐसे पायदान पे ले आएँ जहाँ पितृसत्ता हमें जितना कम से कम प्रभावित कर सके उतना अच्छा है।